हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस। चलो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पहला चैप्टर की शुरुआत की थी और उसमें ये सब पॉइंट नंबर 1.1 एंड पॉइंट नंबर 1.2 के बारे में पढ़ाई की थी। तो आज हम उसके आगे के पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे। तो उसमें आता है सबसे पहले 1.3, तीसरा टॉपिक है ये चैप्टर का, जिसका नाम है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब दूसरी, अभी देखो हमने पहले वीडियो के पहले भाग में क्या क्या देखा कि जो हरी पत्तियाँ होती है, जो लिविंग प्लांट्स होते हैं, वो सब अपना खाना खुद से बनाते हैं। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, वो सब चीज़ों का वो यूज़ करके अपना खाना खुद से बनाता है और खुद का विकास खुद से करता है। और अभी आगे हम देखेंगे कि ये सब मोड तो ठीक है, और कौन कौन से मोड और कौन कौन से तरीक़ों से प्लांट जो है अपने आप को खुद को न्यूट्रिशन दिलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? मतलब इसमें क्या, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्लोरोफिल के बिना तो वो खुद का खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, तो फिर वो डिराइव न्यूट्रिशन, कहाँ से न्यूट्रिशन सब प्राप्त करते हैं? वैसे जो प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है, वो सब प्लांट अपने आप को खाना, न्यूट्रिशन सब कुछ कैसे दिलाते हैं? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये सब जो ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो हमारी जैसे, हम मनुष्य और दूसरे पशुओं की जैसे दूसरे पेड़ पौधों पे आधारित रहते हैं। ऐसे मोड को क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में? हेटेरोट्रॉफिक। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। हेटेरोट्रॉफिक मोड माने ऐसा न्यूट्रिशन लेने का ऐसा मोड जिसमें खुद का खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है वो प्लांट, और उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, जिसकी वजह से दूसरे प्लांट्स पे उसको निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे लुक एट द फिगर 1.5, 1.5, ये जो फिगर है, ये जो आकृति दिखाई गई है, ये है हेटेरोट्रॉफिक मोड के सबसे बढ़िया वाला एग्जाम्पल। ये देखो बच्चों, ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर ये जो आपको येलो कलर का जो भाग दिख रहा है, ये सब वो एक बेल है जिसका नाम है कैस्कट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। क्या बोलते हैं? अमर बेल। इसके बारे में हमको पढ़ना है, अभी इसमें ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। लुक एट फिगर 1.5। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। मतलब ये जो हमने पिक्चर में देखा, ये जो येलो कलर की जो सब ब्रांचेस है, वो पत्तों पे, डाली पे, सबके ऊपर लपेटी हुई है, जो ऑटोमेटिक खुद से ट्वाइनिंग अराउंड स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। दिस प्लांट इज कॉल्ड कैस्कट, अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। मतलब ऐसा पेड़ जिस पे वो चढ़ रहा है, उसी में से वो अपना खाना ले लेता है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। मतलब जिस पौधे पे वो चढ़ रहा है उसको वो क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे? होस्ट। क्या कहेंगे? होस्ट। मतलब अभी आप अगर आपके दोस्त के घर जाके खाना खा रहे हो, तो आपका दोस्त आपके लिए क्या हुआ? होस्ट। तो अमरबेल का ये सही है। अमरबेल देखो, ये वाले पेड़ पे चढ़ के जिंदा रह रही है, अपना अस्तित्व टिका रही है, तो ये जो पेड़ है वो क्या होगा? होस्ट। अमरबेल के लिए ये पेड़ जो है वो होस्ट होगा। इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन। कैस्कट इज कॉल्ड द पैरासाइट। मतलब अभी देखो, ये जो अमरबेल है इस पेड़ पे चढ़ के अपना विकास वृद्धि कर रही है और खुद के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे इस पेड़ से चुरा रही है। तो इस पेड़ का विकास अभी अटकेगा, कम होगा, क्योंकि इसको जो जितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उतने तो वो न्यूट्रिशन बना ही रहा है, लेकिन उसमें से अमरबेल कुछ न्यूट्रिशन ले लेती है। तो इसकी वजह से ये जो पेड़ है उसको अपना खाना खुद का पूर्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो इसीलिए यही कारण की वजह से ये जो अमरबेल है उसको क्या कहेंगे हम? पैरासाइट। आरवी एंड अदर
एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। मतलब हम हो गए, मनुष्य हो गए, और हम हमारे बारे में सोचने के लिए बोला गया है, तो क्या हम भी पैरासाइट है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वो आपके थॉट्स मुझे आपको बताने होंगे। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, मतलब आपने कभी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो पूरे पशु पक्षियों को खा जाता है। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको फंसा लेते हैं। ये कुछ प्लांट होते हैं जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। लुक एट फिगर प्लांट 1.6, मतलब ये 1.6 ये वाला प्लांट देखो, इसमें ये कौन सा है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। देखो यहाँ पे जो जग जैसी आकृति रचना दिख रही है वो क्या है, ये जो पत्ता है उसमें से ही बना है। मतलब जो लीफ होते हैं, जो प्लांट के लीफ होते हैं, उसका विकास होके वो ऐसे पिक्चर जैसी, मतलब जग जैसी रचना बनाते हैं, जिसके ऊपर एक लिड माने ढक्कन जैसी रचना भी बनती है। ये सब ऑटोमेटिकली बाय नेचर ही बना हुआ है। फिर क्या होता है, इसके आजू बाजू अगर कोई इंसेक्ट पसार होता है और इसके अंदर जाता है तो उधर वो फंस जाता है, और फिर वो इंसेक्ट को ये पिक्चर डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन करने के बाद उसमें से न्यूट्रिशन प्लांट को पहुंचाता है और इससे उसका विकास होता है। तो द अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इनसाइड द पिक्चर देयर आर hair which are directed downwards. When the insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrition are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants। मतलब ये अभी देखो, ये इस तरीके के जो प्लांट होते हैं उनको क्या हम कहेंगे, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, उसमें क्या होता है, वो जो जग जैसी रचना बनी है, पिक्चर जैसी रचना बनी है, उसके अंदर हैरी कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब बालों जैसा सब बना होता है, जिसके अंदर जो इंसेक्ट गया है वो फंस जाता है, और उसकी दिशा कौन सी तरफ होती है, डाउनवर्ड्स। इधर देखो लिखा हुआ है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ बाल जा रहे हो, ऐसी रचना होती है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट अंदर बहुत ज़्यादा अंदर फंसता जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट बाय डाइजेस्टिव जूसेस, उसके अंदर जूस डाइजेस्टिव मतलब ऐसे तत्व चीज़ भी होती है जिसकी मदद से वो जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और फिर डाइजेशन के बाद आपको तो पता ही है, जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल एंड विच दे ग्रो। मतलब ये बात तो सही है, ऐसी रचना, ऐसा पिक्चर जग जैसी रचना इसमें क्यों बनती है, क्योंकि उस प्लांट को ज़मीन में से जितने पोषक तत्व, जितने न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं उतने नहीं मिलते, तो फिर वो प्लांट क्या करता है, बाहर से न्यूट्रिशन लेने की कोशिश में ऐसे पिक्चर और या जग जैसी रचना बनाता है, जिसकी वजह से ये वाले प्लांट, ऐसे प्लांट होते हैं, उसको इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहा जाता है। चलिए अभी इसमें आगे चौथा पॉइंट है सेप्रोट्रॉफ, मतलब ये दूसरा आगे इसमें हम पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल्स मार्केट। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। मतलब अभी जो ये मशरूम हो गए, मतलब उसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, बिलाड़ी का टोप। अभी और मशरूम्स हो गए, ये सब हमको देखने मिलते हैं मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में। ये सब हम खाने के लायक होते हैं, इसलिए खा सकते हैं। तो ये सब अपना न्यूट्रिशन, अपनी वृद्धि कैसे करते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसको कहेंगे सेपेरोट्रॉप्स। क्या कहेंगे, सेपेरोट्रॉप्स। अभी देखो इसमें एक्टिविटी के थ्रू हमको सीखना है। तो एक्टिविटी में क्या कहा गया है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर। मतलब एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसको मॉइस्टन विथ वाटर, पानी से भिगो देना है। लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days एंड और until fluffy patches appear
ऑन देम। मतलब फिगर 1.8 में दिखाया गया है, ये देखो फिगर 1.8 में ये जो पैचेस दिख रहे हैं हमको, ब्रेड है, भिगोया हुआ ब्रेड है, उसके ऊपर ये देखो अलग कलर का हो गया है, और उसको जूम करके हम देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप में तो ऐसी रचना बनती है। ऐसा बन जाए तब तक हमको उसको रहने देना है। What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass। मतलब जो बिलोरी कांच होता है उससे भी आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। मतलब जो अपनी रुई होती है उसके जो धागे होते हैं उसमें से जो तातने निकलते हैं उसकी जैसी रचना इसके ऊपर बन जाती है। कॉटन लाइक थ्रेड्स, उसके जैसी रचना इसके ऊपर बन जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो ऐसा 2-3 बाद ऐसा उग निकलता है, उस ऑटोमेटिक ही उग निकलता है, उसको हम कहेंगे फंगई। क्या कहेंगे, फंगई। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फंगई, जिसको हम फूग भी कहते हैं, फूग। They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrition from the bread. These mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। तो देखो अभी जो टॉपिक का नाम है सेप्रोट्रॉपिक, तो उसकी हमको डेफिनेशन यहाँ पे मिल गई है। तो उसकी डेफिनेशन में क्या है, यहाँ से आएगा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेपेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेपेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेपेरोट्रॉफ। मतलब ऐसे जीव जो कि अपना न्यूट्रिशन सारा कहाँ से लेते हैं, या तो मरी हुई चीज़ से, या तो ऐसी चीज़ें जो डिके मतलब ख़त्म हो रही हो, विनाश हो रहा हो, उस सारी चीज़ों से अपने न्यूट्रिशन लेके अपना विकास और वृद्धि करते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, सेपेरोट्रॉप्स। क्या कहेंगे, सेपेरोट्रॉप्स। और सेपेरोट्रॉप्स जिस मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं उस मोड का नाम है सेपेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी आगे देखेंगे, फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर्स, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब फंगाई है वो कहाँ कहाँ हो सकती है उसके बारे में भी हमको बताया गया है। वो सिर्फ ब्रेड पे ही नहीं होती, ऐसी सारी चीज़ों पे होती है जो कि पड़ी रहती है, गर्म या भेज वाले वातावरण में होकर पड़ी रहती है, उस पर वो खुद से उग निकलती है। जैसे कि पिकल हो गया, लेदर हो गया, क्लोथ्स हो गए, एंड दूसरे बहुत सारी चीज़ होती है जिस पे फंगाई उग निकलती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन they spoil many things. Ask your parents about the menace of fungi in your house। मतलब रेनी, अभी जो सीज़न चल रही है मानसून का, बारिश का सीज़न चल रहा है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फूग निकलती है। तो आप अपने घर पे माता पिता को पूछिएगा कि मेनास मतलब डेंजर, जो फंगाई की वजह से जो नुकसान होता है, जो डेंजर होता है, वो किस हद तक होता है, वो आप अपने माता पिता से डिस्कस कीजिएगा और जानिएगा कि फंगाई से कौन कौन से नुकसान होते हैं। द फंगल स्पोर आर जेनरली प्रेजेंट इन द एयर। मतलब जो फंगल उद्भव करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो आमतौर पे हवा में ही होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। मतलब गीली और गर्म जगह पे जब वो कीटाणु बैठते हैं वहाँ पे वो खुद का न्यूट्रिशन खुद लेके विकास होते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। मतलब अभी ऐसी सब फंगाई से हम अपनी चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं वो हमको सोचना होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि हमारा नुकसान कम हो। Some organisms live together and share both shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the root of plants. The plants provide nutrition to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrition. अभी देखिए ये एक दूसरे के साथ चलने की बात हो रही है जिसको कहेंगे हम सिम्बियोसिस। क्या कहेंगे, सिम्बियोसिस। मतलब ये वाले पैराग्राफ में हमको सिम्बियोसिस की डेफिनेशन मिल जाएंगी। तो सिम्बियोसिस किसे कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो कि एक दूसरे का खाना और रहना दोनों शेयर करते हैं। शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, शेल्टर माने रहना, न्यूट्रिशन माने पोषक तत्व, खाना।
सब कुछ शेयर करते हैं। और ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, सिम्बियोसिस। तो उसमें क्या होता है, ये जो फंगाई होती है, कुछ टाइप की फंगाई प्लांट्स के रूट में रहती है, मूल जो होता है, रूट होता है, उसके अंदर रहती है, और वो सब प्लांट को, वो जो फंगाई है जो कि रूट पे रह रही है, वो प्लांट को न्यूट्रिशन, वाटर और जो भी ज़रूरी चीज़ है वो सब प्रोवाइड करती है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provide shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provide food to the fungus. मतलब ये एग्जाम्पल दिया गया है लिचेंस का मतलब ये जो सिम्बियोसिस रिलेशनशिप है उसका ये एग्जाम्पल है लिचेंस से। उसमें क्या होता है, ये जो अलगा और फंगस दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे का खाना, पानी और रहना और मिनरल्स सब कुछ शेयर करते हैं। और जो फंगस है उसके पास तो क्लोरोफिल है नहीं, तो वो खुद का खाना खुद बना नहीं सकेगा। तो इस ऐसे में क्या होगा, ये जो अलगा है उसके पास क्लोरोफिल रहेगा, तो वो खाना खुद बना के शेयर करते हैं। और खाना बनाने के लिए जो बाकी चीज़ें चाहिए, मैन्योर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब फंगस एडजस्टमेंट करके प्रोवाइड करता है। और ऐसे एक दूसरे का साथ लेके अपना विकास और जीवन टकाए रखते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सिम्बियोसिस। क्या सिम्बियोसिस, तो इसकी भी डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं। अभी इस चैप्टर का आगे का टॉपिक है 1.5, उसमें टॉपिक का नाम है हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मतलब अभी देखो, ऐसा तो नहीं है, देखो चीज़ें यूज़ होती है तो वो चीज़ें खाली भी होती है। तो अभी ज़मीन के ऊपर पेड़ पौधे उगते हैं तो वो ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि न्यूट्रिशन हमेशा आते ही रहेंगे, वो खाली भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। तो ऐसे में ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिशंस की कमी होती है वो कैसे पूरी करी जा सकती है, उसके बारे में हमको इस टॉपिक में, आखिरी वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? You learn that plants absorb minerals and nutrition from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and manures containing nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrition requirement of plants. Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. मतलब ये जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जैसे कि वीट, गेहूँ हो गया, वो सब प्लांट होते हैं, वो क्या ज़मीन में से बहुत सारी मात्रा में नाइट्रोजन ले लेता है, जिसकी वजह से ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, जो कि फार्मर्स है, खेडूत है, उसको अलग से फर्टिलाइज़र और मैन्योर डाल के ज़मीन में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी करनी पड़ती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम सबको पता ही है, अगले कक्षा में हम पढ़ ही गए हैं कि जो अपना अर्थ का एनवायरनमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा 72% तो नाइट्रोजन ही है। लेकिन नाइट्रोजन को जो पेड़ पौधे हैं वो हवा में से डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसको दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। मतलब उसको जो गीला हुआ नाइट्रोजन है जो कि पानी की मदद से वो, मतलब रूट की मदद से वो ले सके, ऐसे फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। मतलब अभी देखो यहाँ पे सिम्बियोसिस की बात आने लगी है, सिम्बियोसिस का एग्जांपल फिर से हो गया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम, ये नाम आपको याद रखना है। राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन, मतलब हवा में जो नाइट्रोजन है उसको लेता है, उसको सोखता है, उसको लेने के बाद कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। मतलब
जो प्लांट है वो नाइट्रोजन यूज कर सके ऐसे फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो अभी ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। हम सबको पता ही है सिम्बियोसिस में ऐसा ही होता है, एक चीज़ खाना बना सकती है, एक चीज़ खाना नहीं बना सकती। तो जो चीज़ खाना नहीं बना सकती वो क्या करती है, जो चीज़ खाना बनाती है उससे अपना खाना लेती है और उसको ज़रूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे राइजोबियम का काम क्या हुआ? नाइट्रोजन प्रोवाइड करना। सो इट ऑफन लिव्स in root of gram, pea, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen। मतलब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? रूट में। कौन से प्लांट्स के रूट में रहते हैं? तो उसका भी एग्जाम्पल हमको यहाँ पे दिया गया है। ग्राम हो गया, पींग हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया एंड अदर लिगम्स। मतलब जो अपने कठोल होते हैं, जिसको हम गुजराती में कठोल कहते हैं, हिंदी में भी कठोल कहते हैं और इंग्लिश में ल्यूमिनस कहते हैं, बीन्स कहते हैं, कैरल कहते हैं, उन सब की जो रूट्स होते हैं उसके ऊपर वो रहते हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अभी देखो सिंपल सी बात है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं, तो वो प्लांट्स बदले में उस बैक्टीरिया को रहने के लिए घर, शेल्टर, उसको उसके मूल में रूट में रहने देते हैं और प्रोवाइड फूड, खाना भी देते हैं। दे thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of the pulses are obtained from लिग्मिनियस प्लांट। मतलब जो अपनी दाल होती है, और उड़द दाल हो गए, मूंग दाल हो गए, चना दाल हो गए, वो सब दाल कहाँ से मिलती है हमको? लिग्मिनियस प्लांट से। लिग्मिनियस प्लांट से मतलब अभी फार्मर क्या करते हैं? फार्मर ऐसा करते हैं हर दूसरे साल, हर कौन से दूसरे साल, अगर एक साल गेहूं उगाए हैं तो दूसरे साल वो क्या करेंगे? फार्मर लिग्मिनियस प्लांट को उगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? उसके सारे खेत में नाइट्रोजन का पूरा स्टॉक हो जाएगा और फिर तीसरे साल जब वो गेहूं, चावल ऐसा कुछ भी उगाएगा तो उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं रहेगी और उसको नाइट्रोजन को खाद के रूप में कम डालना पड़ेगा, तो उसका खर्चा कम होगा और उसकी आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी। In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that insectivorous plants are partial heterotrophs? चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अभी आपको क्या करना होगा? ये जो सारे कीवर्ड है 4, 3, 12, ये जो 12 कीवर्ड है, 12 के 12 वर्ड का मीनिंग आपको ढूंढना है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? यही चैप्टर से मिलेगा। तो ये 12 के 12 वर्ड आपको लिस्ट बनानी है और सबका मीनिंग लिखना है। और ये जो व्हाट यू हैव लर्नड है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं और याद कर लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक जय हिंद।